गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास स्टडी में। आज मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि आवेश, धारा, प्रतिरोध, उन सभी को अपने एक एक करके पढ़ देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज अपनी क्लास को। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे ताकि सभी बच्चे जो हैं वो इनसे इंट्रोड्यूस हो पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आपको एक सिंपल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको धारा के बारे में बिल्कुल अच्छा नॉलेज हो सके। सिंपल टॉपिक है बिल्कुल ही, उसको पहले पढ़ लेते हैं अपने, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत आवेश, या इसी को एक और नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, वैद्युतिक राशि। दोनों ही नाम इसी के ही होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं और विद्युतिक राशि भी इसे ही कहा जाता है। चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को आप देखते हो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स को आप देखते हो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में वास्तव में चार्ज है क्या, आवेश है क्या? आवेश जो है या चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। आवेश जो है या चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो या जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो खुद पर वो एक बल का अनुभव करता है, उसे अपने आवेश कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, आवेश बनता कैसे है? नॉर्मली अगर मैं किसी भी बॉडी की बात करूं, जैसे मान लो मैं किसी बॉडी यानी इस निकाय की बात करता हूं, ये बॉडी जो है मान लो सपोज करो नॉर्मली इस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि कुल जो चार्ज है वो जीरो है अपने पास में। नॉर्मली कोई भी बॉडी है, कोई भी प्रोटॉन है, या सॉरी कोई भी अपने पास बॉडी है, कोई भी निकाय है, कोई भी अपने पास में एक एटम है, उस पर नॉर्मली कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए या तो वो जो निकाय है या जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, या फिर किसी अदर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जो है उनका साझा करे या इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे, या अपने ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से किसी निकाय को क्या किया जा सकता है, उसको चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। पहले नॉर्मल कंडीशन में कोई भी जो निकाय है, कोई भी जो परमाणु है वो निरावेशित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे या उससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो वो निकाय क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और इसी को अपने कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो अपने पास में उस कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो करंट का जो आधार है, विद्युत का जो आधार है, वो अपने पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी इसको एक बार तो डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किया जाता है इसको Q से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि जो चार्ज है उसको डिनोट किया जाता है C से डिनोट नहीं किया जाता। C कूलाम होता है जो कि इसकी SI यूनिट है। ठीक है, Q से इसको डिनोट किया जाता है, यानी इसका प्रतीक Q होता है आवेश का, और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होगी वो होती है कूलाम, जिसको C से डिनोट किया जाता है। कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि C जो होता है वो अपने पास में कूलाम होता है, न कि Q आवेश होता है। ठीक है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इसका देखा जाए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर अपने देखें तो दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो होगा Q बराबर N इंटू में E, और एक एक्सप्रेशन अपने इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होता है I इंटू में T, यानी कि अगर T सेकेंड में या T टाइम में कोई करंट जो है किसी कंडक्टर से फ्लो कर जाए
जाए तो उस कंडक्टर में आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, आवेश यानी चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ जो अपने पास चार्ज है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है करंट और जो आपके पास में टाइम है उसके थ्रू, ठीक है। अब देखो अपने पास में क्या आया कि आपके सामने दो इक्वेशंस या दो आपके पास में एक्सप्रेशन हो गए चार्ज के, Q बराबर N इंटू ई और Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। यहां से भी यूनिट निकल सकती है। एक यूनिट आपके पास जो है वो कूलाम हो गया, सेकेंड यूनिट अगर अपने देखें तो यहां से एक और यूनिट निकल कर आती है, ये जो है करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर इनटू में टी जो टाइम है इसका जो यूनिट है वो सेकंड होता है। तो आपके पास में जो आवेश है उसकी एक और यूनिट आती है एम्पियर इनटू सेकंड। इसके अलावा जो यूनिट है वो मैं और लिख देता हूं, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम भी एक यूनिट होती है चार्ज की, जिसमें अपने पास में उसके बाद तीसरा अपने पास एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं फ्रैंकलिन, और एक और यूनिट होती है फैराडे। फैराडे भी इसकी यूनिट होती है। ये जो एग्जाम में काफी बार आ जाता है कि आपके पास में जो चार्ज है उसकी अदर यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम होती है। इसके अदर एक और यूनिट भी अपने बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं 5 नंबर पर, इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU को लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी एक चार्ज जो है उसकी यूनिट होती है, और इसका जो एक कूलाम है वो कितने ESU के इक्विवेलेंट होता है वो भी आप लिख लेना। एक कूलाम जो होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU के इक्विवेलेंट होता है, जो आपके पास 1 कूलाम आवेश होता है वो, ठीक है। ये आपके पास में जो आवेश या चार्ज जो है उसकी यूनिट्स हो गई आपके सामने जो दिखाई दे रही हैं। इन यूनिट्स में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा जो है वो चार्ज की एक यूनिट है, और आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाए तो तीनों ही चार्ज की यूनिट होगी, और आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज की ये यूनिट्स होती हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें कि जो ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो E है, ये E किसको डिनोट करता है, तो यहां जो E है ये क्वांटाइज्ड जो चार्ज है उसका कितनी वैल्यू होगी इसको डिनोट करता है, और चार्ज की फिक्स वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है जो किसी भी निकाय पर एक मिनिमम जो अपने चार्ज बोल सकते हैं वो होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19। मैक्सिमम इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम जो आपके पास में चार्ज है वो किसी भी निकाय पर या किसी बॉडी पर नहीं होगा। ये आपके पास में आवेश आया। फिर अगर बात की जाए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आवेश को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है, तो मैंने आपको अभी भी बोला है आवेश को जनरेट आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट से या इलेक्ट्रॉन के डोनेट से। आप उसको चार्ज जो है उसको किसी भी निकाय पर जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी बात चार्ज की यानी कि आवेश की, ठीक है। फिर अगर अपने बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो चार्ज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी ज्यादा इसकी वैल्यू है। अगर आप डिटेल से इसको पढ़ना चाहते हो तो आपको ए क्लास स्टडी के टेलीग्राम ऐप से या टेलीग्राम जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ के अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा चार्ज का, जो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आप डाउनलोड जरूर करें और पढ़ना उनको, ताकि आपको नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके पास में चार्ज खत्म करते हैं अपने, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत आवेश कहा जाता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी पर एक पूरी थ्योरी है इलेक्ट्रिक, जो आपको मैंने लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो क्या होती है, देखो विद्युत धारा क्या है अपने पास। अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता है आवेश प्रवाह की दर,
या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। डेफिनेशन यहां लिख दिया मैंने, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड करंट। ठीक है, यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर से फ्लो कर जाएं तो उसको अपने बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि सपोज करो आपके पास में यूं इस प्रकार से ये एक कंडक्टर है। मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि ये आपके पास में एक कंडक्टर है और जो भी कंडक्टर आपके पास होगा उस कंडक्टर के अंदर आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकार से, और सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में होते हैं, उससे कम फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में होते हैं, और जो इंसुलेटर्स होते हैं जिनको अचालक बोला जाता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या नहीं होती है, इसलिए वो जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो अपनों ने क्या कहा, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से एक निश्चित डायरेक्शन में या एक जो डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे तो अपने कहेंगे कि इस कंडक्टर से धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो अपने क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से, अगर ये फ्लो कर जाते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो इस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी कंडक्टर से इस प्रकार से करंट फ्लो होगी जिसको I से डिनोट किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था किसी कंडक्टर से करंट तभी फ्लो कर पाती है जब उस कंडक्टर को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ा जाता है या एनर्जी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इस सेल के साथ में या बैटरी के साथ में जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को जोड़ा तो इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं या प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडक्टर में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि धारा जो होती है I बराबर Q अपॉन में T, यानी कि यदि यूनिट टाइम में कोई चार्ज किसी चालक से प्रवाहित कर जाए तो अपने उसको बोलेंगे विद्युत धारा। यूनिट टाइम में अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर जाए तो उसको अपने विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत धारा जो है आवेशों के प्रवाह की दर है, जहाँ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, और धारा की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को शो किया जाता है A से। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है और इसको A से डिनोट किया जाता है। एक और फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हो आप, I बराबर NE अपॉन में T। NE जो है वो Q की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि अपनों को पता है Q बराबर होता है N इंटू में E, तो यहाँ से आप क्या रख सकते हो, I बराबर NE अपॉन में T। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ से एक और यूनिट जो है वो निकल कर आ जाती है विद्युत धारा की। सेकेंड यूनिट यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकेंड यूनिट जो है धारा की कोमा डाल के यहीं लिख देता हूँ, जो कि आपके पास में है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड इसको डिनोट किया जाता है कूलाम पर सेकंड से, यूं ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, कूलाम पर सेकंड से इसको डिनोट किया जाता है। ये विद्युत धारा जो है उसके दो मात्रक हो गए, एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, दोनों ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है परिभाषा में कुछ नहीं रखा होता, कभी भी डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आती है, एग्जाम में आते हैं इनके फंडामेंटल्स जो हैं, यूज जो हैं, जो इनकी कार्यविधि है वो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अपने पास में बात करते हैं करंट डेंसिटी। सॉरी, ये बाद में पढ़ेंगे टॉपिक अपने।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अभी इसी में वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ करंट। मेजरिंग ऑफ करंट यानी धारा को किससे मापा जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, धारा का मापन। और जहां तक आप सभी को पता हो विद्युत धारा का जो मापन है, यहां लिख देता हूं मैं, एम्पियर मीटर की सहायता से, एम्पियर मीटर, और जिसको कभी कभार लिख दिया जाता है एमीटर। एमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, जो हमेशा लोड के साथ में सीरीज में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर जो होगा वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाता है मैं बता देता हूं आपको। एम्पियर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने के कारण अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ देते हो तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत कम रेजिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा वोल्टेज को ये सहन नहीं कर पाएगा, और उसके कारण जो है ये क्या करेगा, बर्नआउट हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि एम्पियर मीटर जो होता है उसको हमेशा किसी भी या सदैव जो होता है वो लोड के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, सीरीज में जोड़ना पड़ता है। अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन आ जाता है अगर एम्पियर मीटर को लोड के पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, एम्पियर मीटर जल जाएगा और कोई भी रीडिंग अपने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो अपने अगर एम्पियर मीटर के सर्किट डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से आप शो कर सकते हो कि ये आपके पास में एक वोल्टेज सोर्स है, ई वैल्यू है इसकी, और वोल्टेज सोर्स के साथ में यूं इस प्रकार से एम्पियर मीटर मैंने सीरीज में लगाया है। इस एम्पियर मीटर के साथ में यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस R और ये अपने पास में करंट है I। ठीक है, तो अब जो ये एम्पियर मीटर आपका सीरीज में लगा है, ये इस जो आपके पास में ये पाथ है, इस पाथ से जो करंट फ्लो करेगी उसका मान अपने को शो कर देगा रीडिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में ये तो इसकी एकदम सही कनेक्शन है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इसको यूं ना जोड़कर इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, एम्पियर मीटर को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो होगा क्या, यहां पर जो आपका एम्पियर मीटर है वो जल जाएगा, एम्पियर मीटर जो है वो बर्न आउट हो जाएगा। ये जो एम्पियर मीटर के ये गलत कनेक्शन है, ये जो एम्पियर मीटर के हैं ये सही कनेक्शन है। एम्पियर मीटर को सदैव लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। और रीजन मैं आपको बता देता हूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, और आंतरिक प्रतिरोध कम होने के कारण पैरेलल में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाता, इसलिए ये क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि धारा को मापने के लिए या विद्युत जो धारा है या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मापन करने के लिए एम्पियर मीटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे आप मल्टीमीटर का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि मल्टीमीटर जो है वो सिर्फ केवल डीसी जो करंट है उसी को मापता है। सीटी का यूज भी करंट का मापन के लिए किया जाता है, जो हाई वैल्यू की करंट होती है उनको मापने के लिए सीटी करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप मेनली याद रखोगे एम्पियर मीटर को ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एम्पियर मीटर से ही पूछा जाता है, या पहला ऑप्शन आपके पास एम्पियर मीटर ही होना चाहिए धारा के मापन के लिए। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर से, या मैंने आपको अभी कहा था कि कोई भी चालक जो है या किसी भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो तब करेगा जब उस मटेरियल से होकर कोई भी आवेश प्रवाहित होगा या चार्ज जो है वो उससे कैरी करेगा। ठीक है, और चार्ज जो है जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही धारा का प्रवाह हो, अलग अलग मटेरियल्स जो हैं उन पर डिपेंड करता है उसकी करंट का फ्लो जो होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर, और कंडक्टर को इंग्लिश में कंडक्टर और हिंदी में बोला जाता है चालक। चालकों में जो धारा का प्रवाह होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। चालकों में या कंडक्टर में जो करंट का फ्लो करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करेगा। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में धारा का प्रवाह है या करंट का जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स करेगा। होल्स एक नई यूनिट है, वहां पर पढ़ लिया जाएगा। इसको हिंदी में कोटर भी बोलते हैं।
क्वार्टर भी हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है, खालिस्तान भी बोल सकते हैं अपने। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जिसको बोलते हैं अचालक, अचालक, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं होंगे तो करंट फ्लो भी नहीं करेगा, ठीक है। होते नहीं है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो भी नहीं सकते। इनसे करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन कब? जब आप इनको इतनी वोल्टेज दो कि वो ब्रेक कर जाए, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर इसको दे दी जाए तो इंसुलेटर से भी करंट का फ्लो होना पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपने पास में, या अगले जो पदार्थ हैं वो आते हैं गैसेस। गैस में जो होते हैं, गैसेस में जो करंट का फ्लो करेगा वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके कारण किसी गैसेस में करंट फ्लो करता है। और अगर बात करें अपने सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अतिचालक, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनमें करंट फ्लो बैच ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बैच ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण सुपर कंडक्टर में जो है वो धारा का प्रवाह होता है। कि चार चीजें अपनों ने पढ़ी है कि कंडक्टर चालक में धारा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करेगी। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। इंसुलेटर में नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन इंसुलेटर में कर सकती है यदि इंसुलेटर को वोल्टेज उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा दी जाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपने गैसेस में, तो गैसेस में करंट फ्लो जो है, एक बात और याद रखना, जो आइडल गैसेस होती है वो करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन कुछ गैसेस हैं जो करंट का फ्लो करती हैं। वो किसके कारण करती है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो होते हैं गैसेस के, उनके कारण करंट फ्लो करती है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो गैसेस, जो सुपर कंडक्टर होते हैं अतिचालक जो है, वो धारा का प्रवाह है बैच ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक बैच के कारण करते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे अपने, फिर भी मैं बता देता हूं। ऐसा कंडक्टर या ऐसे चालक जिनका रजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाए, यानी एक टेम्परेचर के मान पर रजिस्टिविटी जीरो हो जाए तो उनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है, उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि पारा है 4.2 केल्विन पर, पारा जो है वो सुपर कंडक्टर के तरह व्यवहार करता है, या उसकी तरह ही, ठीक है। ये अपने पास में चारों चीजें हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जामों में भी काफी पूछी जाती है कि कौन से पदार्थ से या धारा का प्रवाह जो है वो मटेरियल के कारण भी या मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया मटेरियल्स से जो धारा का प्रवाह होगा वो, ठीक है। अब अपने बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, या इसको बोलते हैं हिंदी में धारा की दिशा, धारा की दिशा। जैसा कि आपने पढ़ा है धारा आवेशों का प्रवाह है, तो करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में बोल सकते हैं धनात्मक आवेश जो होता है उसकी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और दूसरा अपने लिख सकते हैं करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो किसी कंडक्टर से फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपके पास में पॉजिटिव आयन है उनकी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को हिंदी में अदिश बोला जाता है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर का मतलब हो गया यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होती। मान लिया इसकी दिशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। डायरेक्शन मान लिया आपको दी हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, अपने ये नहीं कह सकते कि 2 एम्पियर की धारा नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, अपने ये भी नहीं कह सकते 2 एम्पियर की धारा 30 डिग्री पर फ्लो करती है। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है करंट की। करंट इज है स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा जो है वो वेक्टर के जो लॉ है या वेक्टर के जो नियम है उनको पालन नहीं करता है। इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। वे क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं हो बट उनका एम्पलीट्यूड हो, वो अपने पास में अदिश राशियां हैं, यानी कि जिनकी दिशा न हो, केवल उनका परिमाण हो, वो अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां वो होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी दिया होता है आपको, और साथ के साथ में डायरेक्शन भी हो। जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड आउट हो अपने को, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि जिनमें परिमाण और दिशा का ज्ञान हो वो सदिश राशियां हैं, और जिनमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, दिशा का ज्ञान ना हो, वो अदिश राशियां होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक प्रकार की कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सदिश राशि है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अदिश राशि नहीं होता है, वो सदिश राशि होता है, ठीक है। आगे अपने इसको पढ़ेंगे और आगे डिटेल से। ये पहली क्लास है अपनी, क्लास फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्लास फर्स्ट है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की। क्लास सेकंड जो है इसके बाद अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की 2 से 3 क्लासेस चलेंगी, ताकि आपका पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अपने पास में ये कंप्लीट हो गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं या पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज की अपोज डायरेक्शन में होता है। जैसे कि मैं यहाँ अगर बनाऊं, ये आपको बताऊं, ये साफ कर देता हूं मैं, थोड़ा आपको शो कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि करंट जो फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करता है। सपोज करो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यूं आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के विदाउट आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पॉइंट ए और बी है, आपके पास 2 पॉइंट है। मैंने कहा इस पॉइंट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टाइप से फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो B to A फ्लो कर रहे हैं, जबकि आपकी करंट की डायरेक्शन देखी जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सारे B to A फ्लो कर रहे हैं। और करंट की डायरेक्शन अगर आपने देखें तो करंट जो फ्लो करेगी वो अपने पास फ्लो करेगी A to B, यानी पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे नेगेटिव टर्मिनल की ओर जो करंट है वो फ्लो करती है। आप देख सकते हो पॉजिटिव आयन के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, और नेगेटिव जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है अपने पास में क्या है, ये जो आपके सारे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। यानी नेगेटिव चार्ज यानी आवेश जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने पता कर लिया कि धारा धनात्मक आवेश के साथ साथ और ऋणात्मक आवेश के विपरीत बहती है। या एक बात तो ये भी कह सकते हैं जो विद्युत धारा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की ओर फ्लो करती है। या ये कह सकते हैं कि धारा जो है वो सदैव निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है, या उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ गति करती है या चलती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट अपने पास क्लियर हो गए। धारा की दिशा हो गई, ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको धारा जो है उसकी दिशा। फिर देखो आज अपने 2 या 3 टॉपिक हो गए, इतने ही पढ़ेंगे अपने आज। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये क्लास शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिल जाए और कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। थैंक यू।